हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीलांजन मुखर्जी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर नाम सुनते ही पहले तुम्हें क्या याद आता है? वो मूवी के बारे में याद आता है, बट हम लोग उस मूवी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वी वुड बी स्टडीइंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। जो तुमने सुना होगा कभी कि लाइट चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर उड़ गया है या ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इट इज अ डिवाइस, काफी बड़ा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तुमने देखा भी है ट्रांसफॉर्मर, वो कुछ इस टाइप का दिखता है, देखा है ना? तो बहुत जगह पे किसी मान लो कि रास्ते में भी पोल के नीचे भी लगा हुआ रहता है, और या तो फिर कभी कभी बॉक्स के अंदर भी होता है। तो इट इज द ट्रांसफॉर्मर। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो उसका कुछ सर्किट इस टाइप का दिखता है। तो ये देखो, ये बहुत सारे कॉइल्स हैं जो ये कोई भी एक फ्रेम है मेटल का, आयरन का भी हो सकता है या फिर अलग अलग मेटल का भी हो सकता है। दिस इज द कॉइल, यहाँ पे वोल्टेड है। ये दूसरा वाला कॉइल है। ये हमारा जो है, दिस इज आवर प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज आवर सेकेंडरी कॉइल। तो यह है प्राइमरी, वो है सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो कॉइल है ना, ये हमारा सोर्स होता है। क्या होता है? ये हमारा सोर्स होता है। और सेकेंडरी कॉइल ये हमारा आउटपुट होता है। तो यहां से हमें आउटपुट मिलता है, यहां से हमें इनपुट देते हैं, उधर से हमें आउटपुट मिलता है। अब यहां पे जो होता है, यहां पे मान लो कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। अब यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने की वजह से ये देखो सारे कॉइल्स सर्कुलर है। तो सारे कॉइल्स मान लो कि यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है सपोज, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस पूरे जो भी हमारा आयरन है, जो भी हमारा ये कास्ट है, इसके अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो, उसी मैग्नेटिक फील्ड को, सपोज करंट का भी ये डायरेक्शन है, तो जिसके कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस टाइप से। यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस आयरन के अंदर से। ये जो भी हमारा कास्ट आयरन है, इसके अंदर से, इसको कोर भी बोलते हैं, इसके अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस लूप में कुछ फ्लक्स होगा एंड इस लूप में भी कुछ फ्लक्स होगा। तो अब यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो यहां पे जो फ्लक्स होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो चेंज होता रहेगा। तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर वो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो वही इंड्यूस करंट हमें कहां मिलेगा? आउटपुट में। एक बार और, यहां पे हमने करंट फ्लो कराया, ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो फ्लक्स क्रिएट हुआ इस पूरे में, और फ्लक्स क्रिएट होने के कारण हमारा टोटल अमाउंट ऑफ कॉइल्स है, उससे हमारा टोटल फ्लक्स क्रिएट हुआ। अब क्या होगा, जैसे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट है तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और हमें आउटपुट में इंड्यूस करंट मिलेगा। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पे मान लो कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, उसको लिख देते हैं NP। तो NP क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एंड इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। यहां पे मैं लिख देता हूं NP इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सिमिलरली NS number of turns in secondary coil। क्लियर? तो ये हमारा NP और NS हो गया। अब देखो यहां पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या मैं, ध्यान से सुनना, क्या मैं एक कॉइल के अंदर से, एक कॉइल के अंदर फ्लक्स निकाल सकता हूं? तो उसको मैं फाई ले लेता हूं एक कॉइल के अंदर।
तो एक कॉइल के अंदर, ध्यान से सुनना, एक कॉइल के अंदर जितना फ्लक्स इस लूप इसके कॉइल में होगा, इसके एक कॉइल में जितना फ्लक्स होगा इसके एक कॉइल में भी उतना ही फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है एंड इसके एक कॉइल से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे इसके एक कॉइल से भी उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इधर से पास करेंगे। तो इसके एक कॉइल में जितना फ्लक्स उसके एक कॉइल में उतना ही फ्लक्स। तो फाई इज फ्लक्स थ्रू वन कॉइल। ये कॉइल किसी का भी हो सकता है, ये प्राइमरी का भी हो सकता है या फिर सेकेंडरी का भी हो सकता है। चलो तो यहां से लिख देते हैं फाई एस, फाई पी। फाई पी क्या है? टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। तो वो क्या हो जाएगा? एनपी इंटू फाई हो जाएगा ना भाई। एनपी क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। फाई इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रू वन टर्न क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी। क्लियर? ओके, तो फाई एस को लिख सकते हैं सिमिलरली एनएस इंटू फाई। एकदम कोई शक, कोई डाउट नहीं। तो यहां पे इसको लिखते हैं। अच्छा, तो यहां से हमारा आ जाएगा ईपी। ईपी क्या है? जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं, हम लोग जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो है ईपी, और यहां पे हमें जो मिल रहा है वो है ईएस। अब हमें फ्लक्स पता है, क्या ईपी निकाल सकते हैं? तो ईपी आ जाएगा हमारे पास डी फाई पी बाई डी टी, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो ईपी बराबर माइनस डी फाई पी बाई डी टी। तो यहां पे एनपी तो कांस्टेंट है, फाई पी में एनपी तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी, है ना। क्लियर? चलो, तो सिमिलरली ई एस will be minus d phi s by dt। तो यहां से भी देख सकते हो es हो जाएगा माइनस ns है, phi s क्या है? ns into phi, तो माइनस ns कांस्टेंट बाहर आ गया into d phi by dt। क्लियर? यहां तक पहले नोट डाउन करो, कर दिया होगा नोट डाउन। चलो ऊपर वाला पार्ट मैं रब कर देता हूं, इसको भी मैं रब कर देता हूं। ओके, तो यहां पे ईपी एंड ईएस, तो अगर मैं यहां पे लिखूं ईपी बाई ईएस, देखो तो ईपी बाई ईएस क्या आ रहा है? देखो तो ईपी बाई ईएस क्या आ रहा है? ईपी बाई ईएस माइनस से माइनस कट जाएगा, फाई टी बाई डी टी, फाई टी बाई डी टी ये भी कट जाएगा। तो देखो एनपी बाई एनएस आ रहा है, क्या आ रहा है ना? आ रहा है ना एकदम, एनपी बाई एनएस। अच्छा, तो ईपी बाई ईएस बराबर एनपी बाई एनएस आ गया। तो ये तुम्हें याद रखना है। इसका मतलब क्या है ना, ध्यान से सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा टर्न प्राइमरी में उतना ज्यादा वोल्टेज प्राइमरी का, जितना ज्यादा टर्न सेकेंडरी में उतना ज्यादा वोल्टेज सेकेंडरी का। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया, अब अगर मैं बोलूं कि इसमें वोल्टेज हमने ज्यादा दिया या कम दिया, कुछ भी दिया, तो यहां पे अगर मैंने एनपी, एक और नोटेशन देख लेते हैं, अगर एनपी इज ग्रेटर देन एनएस तो यहां पे ईपी विल बी ग्रेटर देन ईएस, एंड इफ एनएस इज ग्रेटर देन एनपी देन ईएस विल बी ग्रेटर देन ईपी। सही तो होगा। तो जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। यहां तक तो आ गया समझ। अब यहां पे एक और चीज देखते हैं कि सर अगर हमने यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम रखा प्राइमरी में और वहां पे ज्यादा रख दिया, कम ज्यादा कम ज्यादा, अगर वहां पे ज्यादा टर्न है, वहां का तो वोल्टेज ज्यादा है, तो यहां का तो पावर ज्यादा होना चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं, भले ही आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, या फिर अगर इसका है तो भले ही इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, बट करंट, पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है ना। तो अगर आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा है तो उसका करंट कम होगा, एंड अगर इनपुट का वोल्टेज कम है तो उसका करंट ज्यादा होगा। चलो तो उसको देखते हैं। तो जो भी पावर मैं इनपुट में दे रहा हूं वही पावर मुझे आउटपुट में भी मिलेगा इफ द एफिशिएंसी इज 100%। एफिशिएंसी के बारे में कुछ देर बाद और भी चर्चा करेंगे, बट अभी एफिशिएंसी हमने 100% लिया है।
अगर एफिशिएंसी इज ईटा विच इज 1, एफिशिएंसी अगर 1 है, ईटा के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, अगर एफिशिएंसी 1 है या फिर परसेंटेज एफिशिएंसी 100% है, तो मतलब यहां पे जितना पावर होगा विच इज EP into IP will be equals to ES into IS। ये EP क्या है, यहां का वोल्टेज, IP क्या है, यहां से करंट, दिस इज आवर IP, एंड ES क्या है, यहां का वोल्टेज एंड यहां से करंट IS। तो जो भी हमारा पावर इधर से हम सप्लाई करेंगे वही पावर हमें इधर से मिलेगा अगर हमारा एफिशिएंसी 100% है। इसका एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, देखो EP by ES बराबर क्या आ रहा है, IS by IP, है ना, विच इज इक्वल्स टू NP by NS। ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमें याद रखना है कि अगर हमारा NP is greater than NS है तो हमारा IP will be less than IS, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड इफ NS is greater than NP है तो हमारा IS will be less than IP। क्लियर, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, तो नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा रेशियो होता है NS by NP, इसको हम लोग लिखते हैं K which is equals to ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इसको याद रखना, तो कहीं कहीं जगह पे तो मैं K दे सकता है, K इज द ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो K क्या होगा, NS by NP, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस एफिशिएंसी पे, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी। अब देखो कि जो हमारा इनपुट पावर है, इनपुट पावर, इनपुट किसकी वजह से है, EP की वजह से, प्राइमरी की वजह से इनपुट है, और उससे करंट कितना जा रहा है, IP। तो हमारा जो इनपुट पावर होगा वो कितना होगा, EP into IP, एंड हमारा जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर वो कितना हो जाएगा, ES into IS। क्या तक तो समझ में आ गया। अगर मुझे जितना मैंने इनपुट दिया उतना ही अगर मुझे आउटपुट में मिल रहा है तो एफिशिएंसी तो 100% है, पर जनरली एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहां से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगा पूरा का पूरा उससे एंटर करेगा। इसमें क्या होता है कि मान लो कि 100 फील्ड लाइंस निकले, बट 2-3 फील्ड लाइंस हो सकता है कि सेकेंडरी से एंटर नहीं कर रहा हो, जनरली नहीं करता है, तो जिसकी वजह से टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स उधर थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से एफिशिएंसी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो फ्लक्स लिंकेज के कारण एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाता है, तो मुझे आउटपुट में जो भी मिलता है वो इनपुट से क्या होता है, कम होता है। जनरली ES IS इज लेस देन EP IP। अब एकदम अगर एफिशिएंट ले ट्रांसफार्मर तो उस केस में इक्वल टू होगा, पर जनरली क्या होता है, ये लेस होता है। एंड एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो इस केस में हमारा जो एफिशिएंसी आ जाएगा दैट विल बी ES IS बाय EP into IP। दिस इज आवर एफिशिएंसी। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। अच्छा, तो हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो आता है 220 वोल्ट का सप्लाई, बट हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो कहां से आता है, वो आता है जनरेटिंग स्टेशन से, मतलब जहां पे जनरेट हो रहा है एनर्जी। कहीं पे थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, कहीं वाटर पावर प्लांट हो सकता है, विंड मिल हो सकता है, तो वहां से हमारे पास एनर्जी आ रहा है। अब क्या होता है कि वो जो थर्मल पावर प्लांट है, मान लो कि वो 200-300 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। विंड जो हाइडल पावर प्लांट है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह पे हाइडल पावर प्लांट हो, वो भी मान लो कि 50, 60, 70, 100 किलोमीटर दूर है। अब वहां से एनर्जी हमारे घरों तक आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन से। तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े पोल्स होते हैं, उसमें करंट पास कर रहा होता है और उसमें साउंड भी आता है कुछ कुछ। तो वो जो हमारा ट्रांसमिशन होता है उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत लॉस होता है एनर्जी में, कोई बात नहीं, उसको तो हम लोग सस्टेन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है एनर्जी, जो हमारा जनरेटिंग पावर स्टेशन से हमारे घरों तक ट्रांसमिशन होता है,
वो ट्रांसमिशन के टाइम में जो हमारा वोल्टेज होता है वो काफी ज्यादा वोल्टेज होता है। तुमने देखा भी होगा कुछ कुछ साइन लिखा हुआ रहता है 11,000 वोल्ट या फिर 11 किलो वोल्ट, मतलब डेंजर का साइन बना हुआ रहता है, और फिर 11,000 वोल्ट या फिर 22,000 वोल्ट। तो ऐसे जो हमारा सप्लाई आता है, जो ट्रांसमिशन लाइन में आता है, वो इतना ज्यादा वोल्टेज पे आता है। एंड बट हमारे घरों में जो आता है वो आता है 220 वोल्ट में। तो हमें क्या करना होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन है वो तो कुछ वोल्टेज में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बट ट्रांसमिट होता है ज्यादा वोल्टेज में। क्यों ज्यादा वोल्टेज में? क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज में वो ट्रांसमिट होता है, पावर लॉस उतना ही कम होता है। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन में ज्यादा वोल्टेज से उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जनरेटिंग पावर स्टेशन में जो मान लो कि उसने बना रहा है 500 वोल्ट में, क्लियर, तो 500 वोल्ट जनरेटिंग स्टेशन में, बट इसको 11,000 वोल्ट में हमें बढ़ाना है वोल्टेज। तो बढ़ाना है तो वैसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज करता है, कम वोल्टेज कहां पे, प्राइमरी में कम वोल्टेज, सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को कम करता है, जो हमारे पास 11,000 वोल्ट में आया, अब हमारे घरों में कितने में आएगा, 220, तो वो 11,000 वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, 220 में। तो ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में जो कन्वर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमारे ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो ये कहां पे होगा, दिस विल बी इन जनरेटिंग स्टेशंस। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। तो ये हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, मतलब सबके घरों में थोड़े होता है, घरों में नहीं होता, बट तुमने देखा होगा कि रास्ते में कहीं कहीं पे वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, वो ट्रांसमिशन से जो आ रहा है वोल्टेज उसको कम करता है। तो दो टाइप का ट्रांसफार्मर है। तो पहला वाला देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड ये हमारा स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को बढ़ाता है मतलब हमारे जो प्राइमरी है, प्राइमरी कॉइल, उसमें नंबर ऑफ टर्न है एनपी, एंड जो हमारा सेकेंडरी है उसमें है एनएस। अब सोचो कि अगर वोल्टेज बढ़ाना है, मतलब जो वोल्टेज है वो तो प्राइमरी में है, इनपुट वो प्राइमरी में है, एंड जो बढ़ा के मिल रहा है वो किस में जाएगा, सेकेंडरी में। तो अगर प्राइमरी से सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स कौन सा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी एनएस विल बी ग्रेटर देन एनपी। तभी तो हमें जो सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा वो प्राइमरी से ज्यादा मिलेगा, क्लियर। एंड सेकेंड यहां पे जो हमारा प्राइमरी है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी, एंड जो सेकेंडरी है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस। अब सेकेंडरी जो है वो क्या है, हाउस होल्ड, एंड जो हमारा प्राइमरी है वो ट्रांसमिशन लाइन से आ रहा है। ये प्राइमरी बहुत ज्यादा वोल्टेज का है, उसको हमें घटा के हाउस होल्ड के लिए 220 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, स्टेप डाउन। तो इस केस में कौन ज्यादा होगा, एनपी विल बी ग्रेटर देन एनएस, एंड इस केस में हमारा एनएस विल बी ग्रेटर देन एनपी। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। तो इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लो, एंड इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फिगर शोस एन आयरन कोर ट्रांसफार्मर। ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, assumed to be 50% efficient. The ratio of the secondary turns to the primary turns is 1/20. तो NS by NP का रेशियो दे रखा है 1/20, ठीक है। 240 volt AC supply is connected to the primary coil. What is the current in the primary coil? अच्छा, यहां पर एक 6 ओम का रेजिस्टर भी है, देख पा रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो, पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखो। हो गया, चलो देखते हैं। तो NS by NP का रेशियो कितना दे रखा है, 1/20। NS by NP है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ES by EP भी तो लिख सकते हैं। तो ES by EP भी कितना है, 1/20। तो हमारा जो ES
बाई ईपी का तो दे रखा है 240 बराबर 1/20। तो यहां से देखो ES आ रहा है हमारे पास 240/20, तो ये आ जाएगा 12 वोल्ट। कोई शक कोई डाउट नहीं है सर। चलो तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। कितना है 12 वोल्ट। अच्छा वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 6 ओम। क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हैं। तो यहां पे IS, ध्यान से देखो IS क्या हो जाएगा ES बाई रेजिस्टेंस। तो हमारा जो IS आएगा वो आएगा ES जो कि है 12 बाय रेजिस्टेंस जो कि है 6। तो दिस विल कम आउट टू बी 2 एंपियर। क्लियर है यहां तक एकदम? अच्छा इसको मैं अब रब कर देता हूं। अब हमें करंट पता है, इससे कितना जा रहा है। अब हमें किसको यूज करना है, सोच के देखो कि हमें अब एफिशिएंसी को यूज करना है। एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी कितना दे रखा है 50%। तो यहां पे मैं जो n का वैल्यू है, जो n का वैल्यू है वो क्या बोल सकता हूं, वो है हाफ, क्योंकि 50% होता है तो n का वैल्यू हो जाएगा हाफ। एंड आवर n इज इक्वल्स टू क्या होता है ES into IS by EP into IP। अच्छा ES कितना आया 12, तो 12 into IS is 2, तो 12 into 2 by EP है हमारा 240 into IP will be equals to वैल्यू है हमारा हाफ। चलो इसको ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो देखो हमारे पास IP कितना आ जाएगा, ये इधर आया तो आ गया हमारे पास 2/10 ना, 2/10। तो IP will come out to be 0.2 एम्पीयर। दिस इज द आंसर। देख लो कितना से सही हुआ है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ओके तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन है JEE एडवांस्ड 2017 का। ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। इट इज अ मल्टीपल करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला है द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट 3 टर्मिनल्स मार्क्ड x y and z आर गिवन बाय Vx equals to V0 sin omega t, Vy equals to V0 sin omega t plus 2 pi by 3, Vz equals to V0 sin omega t plus 4 pi by 3। अब बोला है an ideal voltmeter is configured to read RMS value of the potential difference between its terminals. It is connected in between X and Y and then between Y and Z. The reading of the voltmeter will be 1 2 3 4। चार ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट है। पॉज करके ट्राई कर लो, फिर तुम्हें सॉल्यूशन देखना है। कर लिया होगा? ओके चलो मैं इसको रब कर देता हूं। इसको भी तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना है। ओके ऑप्शन सही है। चलो अब देखते हैं कि हमारा पहला तो किस किस के बीच में निकालना है, एक्स वाई एंड वाई जेड। एंड एक और ऑप्शन देखो, ये बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द टू टर्मिनल्स। ये भी बोला है, मतलब हमें एक्स जेड के बीच में भी निकाल के देखना है कि ऑप्शन 3 सही है कि नहीं। ओके तो पहले एक्स वाई के बीच में अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो देखो जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा जब एक्स एंड वाई के बीच में, ध्यान से सुनना, जब एक्स एंड वाई के बीच में लगाएंगे तो क्या वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा Vx माइनस Vy। अरे दोनों पॉइंट्स के वोल्टेज का डिफरेंस ही तो होगा वोल्टमीटर का रीडिंग। एक्चुअली ये रीडिंग Vx माइनस Vy एक्चुअल में नहीं होगा, उसका फिर हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, उसको निकालेंगे। बट अभी हमें अगर x और y के बीच में हमने लगा दिया वोल्टमीटर तो क्या बताएगा x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो x का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, y का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको क्या कर देंगे, उन दोनों को माइनस कर दिया तो यही रीडिंग आएगा, इसका जो भी आरएमएस वैल्यू होगा वो आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा रीडिंग होगा
रीडिंग होगा Vx माइनस Vy, तो देखो Vx V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, है ना, ये हमारा रीडिंग होगा। चलो देखते हैं हम वोल्टमीटर का रीडिंग V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों को माइनस करने का तरीका तो तुम्हें पता ही है, इन दोनों को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, वही हमारा फेजर वाला यूज करेंगे जैसे हम वेक्टर करते हैं। तो V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका तो फेज 0 है तो इस डायरेक्शन में हो गया। अब देखो यहाँ पे V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3 है, यहां से देखना प्लस 2π/3, 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, तो मतलब इस वाले से 120 आगे है, तो इस वाले से 120 आगे, तो ये हमारा Vx हो गया, ये हमारा Vy हो गया, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ध्यान से देखना। बट हमें क्या बोला है, अगर Vx और Vy को ऐड करते तब ना ऐसे लिखते, Vx और Vy को ऐड करते तब ना ऐसे लिखते, बट यहां पे क्या करना है, माइनस करना है, तो हमें Vx के साथ किसको जोड़ना है, माइनस Vy को जोड़ना है। देखो यहां पे मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, Vx माइनस Vy है, इसको मैं बोल सकता हूं Vx प्लस ऑफ माइनस Vy, हाँ बोल सकते हैं ना। तो वहां पे इसका मतलब Vx के साथ ऐड Vy को नहीं करना है, माइनस Vy को करना है। तो अगर ये Vy है तो क्या ये हमारा हो जाएगा माइनस Vy, उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये 120 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। एंड Vx का जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो कितना है V नॉट, Vy का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी है V नॉट, तो V नॉट दोनों को 60 डिग्री से ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने के लिए ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, इसको लिख देते हैं V। तो बताओ V विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर V नॉट स्क्वायर प्लस V नॉट, दोनों का तो रिजल्टेंट लेना है ना, तो V नॉट स्क्वायर प्लस V नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस V नॉट स्क्वायर cos 60, एंड cos 60 कितना होता है हाफ, तो V विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर, ये हाफ हो गया, cos 60 कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो यहां पे आ जाएगा हमारे पास रूट 3 V नॉट, ये हमारा V आया। बट जो इन दोनों को ऐड करने के बाद आता है वो हमारा V जो आता है, क्या करो वो मैक्सिमम वोल्टेज आता है, आरएमएस वोल्टेज नहीं आता, वो क्या आता है मैक्सिमम वोल्टेज। बट हमें क्या निकालना है, इसका एक्स एंड वाई का आरएमएस वोल्टेज निकालना है, ये तो मैक्सिमम आया, तो V आरएमएस क्या हो जाएगा, V जो भी है बाई √2 हो जाएगा, तो अगर इनको √2 से डिवाइड करेंगे इसको, आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा दिस बाय √2, तो दिस विल बी V नॉट इनटू रूट अंडर 3/2। देखो ये V आरएमएस इक्वल्स टू V नॉट इनटू रूट अंडर 3/2, तो Vxy इक्वल्स टू V नॉट, ये तो गलत हो गया, Vxy इक्वल्स टू V नॉट इनटू रूट अंडर 3/2, ये तो हमारा सही है फोर्थ, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा इधर उधर हो गया बट समझ में तो आ रहा होगा, लिख लो इसको, लिख लिया, सब कर दूं, ओके। अब हमें देखना है किसके बीच में, YZ, ओके देखते हैं, चलो YZ के बीच में कैसे निकाले, V Y एंड Z, चलो YZ के बीच में डायरेक्टली वैसे कर रहा हूं, देखो Y का क्या है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो हमारा जो भी रीडिंग होगा दैट विल बी Vy माइनस VZ, है ना, या फिर VZ माइनस Vy, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, बात सेम ही होता है। तो Vy माइनस VZ, Vy क्या है हमें तो पता है वो कितने है, इनिशियल से ही 120 डिग्री आगे होता है Vy, ये 2π/3 है ना 120 डिग्री, अच्छा ये 4π/3 कितना होता है इसी का डबल, तो मतलब 240 डिग्री, ओके। तो यहां पे 240 डिग्री, तो यहां से इस वाले से 240 डिग्री, ये होता है हमारा 270 डिग्री, याद करो ये वाला कितना होता है 270 डिग्री, 360 पूरा माइनस 90 क्या होता है 270 ये होता है, तो इधर होगा हमारा VZ, ये एंगल हो जाएगा 270 से 30 कम, एंड ये हो जाएगा हमारा Vy, दिस इज आवर Vy। हमें क्या करना है Vy प्लस VZ करना है क्या, नहीं Vy माइनस VZ, मतलब Vy प्लस ऑफ माइनस VZ,
Vy प्लस ऑफ माइनस Vz। तो ये अगर Vz है तो क्या ये हमारा माइनस Vz हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो माइनस Vz ये 30 डिग्री, तो क्या ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा? ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर? अब यहां पे देखो Vy एंड माइनस Vz, अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। अच्छा, Vz का मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो Vy का वैल्यू कितना है, देखो V0 मैक्सिमम, Vz का भी V0, दोनों के बीच में एंगल 30 30 60 डिग्री। ये तो वही वाला हो गया लास्ट क्वेश्चन वाले, सेम ही तो हो गया। तो इसका मतलब जो नेट आएगा वो आएगा √3 V0, एंड जो Vyz RMS आएगा वो क्या आ जाएगा? √3 V0 by √2। तो ये आ जाएगा अगेन V0 into √3/2। देखो सेम ही आ रहा है। तो Vyz का RMS वैल्यू, तो ये तो गलत है, ये तो गलत पहले ही हो गया था। अब थर्ड क्वेश्चन चेक करना है। तो हमारे पास Vxy का RMS एंड Vyz का RMS दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अब हमें चेक करना है अगर थर्ड ऑप्शन सही है, इसका मतलब हमें चेक करना है xz को। अगर xz का भी RMS वैल्यू यही आ गया तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द टर्मिनल, ये हमारा सही हो जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? रब करूं? ओके। देखते हैं अब क्या देखना है हमें। Vxz मतलब xz, ये भी हमारा सेम है। देखो V0 sin ओमेगा t, तो हमें निकालना है जो रीडिंग होगा दैट विल बी Vx माइनस Vz। तो इधर होगा हमारा Vx, देखो ओमेगा t है, फेज 0 है, तो इधर होगा हमारा V x, उसको उसका मैक्सिमम वैल्यू V0 है, तो मैंने इसको लिख दिया स्टार्टिंग में ही V0, एंड Vz इज अगेन 4π/3, मतलब मैंने पहले ही बोला कि इधर की तरफ होगा कहीं, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हमारा Vz हो जाएगा, एंड इसी का हमें क्या लेना है? माइनस Vz लेना है, मतलब इसी का उल्टा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 60। एंड ध्यान से देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? V0। तो ये हमारा माइनस Vz एंड Vx, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। ये एंगल अगेंस्ट 60, तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट। तो V विल बी अगेन √3 V0, एंड हमारा जो RMS वैल्यू होगा Vxz का RMS वैल्यू दैट विल बी √3 V0 by √2, अगेन इसी के बराबर है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द टर्मिनल, ये भी हमारा सही है। तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इससे हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सारे अच्छे से ट्राई कर लेना।